1857 भारत हिंदुस्तान। कहने को तो इस समय भारत अलग अलग रियासतों में अलग अलग कस्बों में बटा हुआ था, परंतु सबका एक ही उद्देश्य था, वो था आज़ादी। आज़ादी अंग्रेज़ों के क्रूर शासन से, आज़ादी अंग्रेज़ों के उपनिवेशक नीति से, आज़ादी सामाजिक भेदभाव से, आज़ादी आर्थिक लूट से, आज़ादी स्वयं के घर में स्वतंत्र रहने की। कई वामपंथी इतिहासकारों ने यह प्रयास किया कि 1857 की क्रांति को एक सडन रिवॉल्ट बता दिया जाए, परंतु 1857 की क्रांति के पीछे केवल चर्बी के कारतूस नहीं थे। 1857 की क्रांति के पीछे 100 वर्षों की ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट नीति, विस्तार नीति, राजनीतिक दखल जैसी दमनकारी नीति रूपी बारूद में ग्रीस कार्टिलेज ने एक चिंगारी का काम किया, और इस चिंगारी ऐसी भड़की कि बारूद के अंदर विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट की आवाज़ बन के उभरी हिंदुस्तान की आम जनता। वेलकम टू फ्यूचर ब्राइट कोचिंग क्लासेस। मैं आपका स्वागत करता हूं फ्यूचर ब्राइट कोचिंग क्लासेस के अंदर। मेरा नाम है राजपाल सिंह राठौड़ और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1857 की क्रांति। इस वीडियो को हमने 4 भागों के अंदर बांटा है। पहले 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, फिर 1857 की क्रांति के मेन सेंटर्स, मुख्य केंद्र, और 1857 की क्रांति के मेन हीरोज़, मुख्य नायक, और फिर 1857 की क्रांति के क्या रिज़ल्ट रहे, क्या परिणाम रहे, और अंत में 1857 की क्रांति असफल होने के बाद हिंदुस्तान के अंदर क्या बदलाव आया और क्या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आए। तो चलिए शुरू करते हैं 1857 की क्रांति के कारण। की क्रांति के कारण, रीजन बिहाइंड रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसको हमने 4 हिस्सों में बांटा है। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन यानी राजनीतिक और प्रशासनिक कारण, दूसरा इकोनॉमिक यानी आर्थिक कारण, तीसरा सामाजिक सोशल रीजन, चौथा रिलीजियस धार्मिक, और पांचवा मिलिट्री सैन्य कारण। फिर अंत में हम पढ़ेंगे इमीडिएट कॉजेज यानी तत्कालिक कारण। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, राजनीतिक और प्रशासनिक कारण। अंग्रेज़ जब से भारत आए थे वो पूरे हिंदुस्तान पर एक छत्र राज करना चाहते थे। इस मकसद में कामयाबी पाने के लिए उन्होंने कई चाल चली। उसमें से एक थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये डलहौजी के दिमाग की उपज थी। इस योजना के अनुसार किसी राज्य का उत्तराधिकारी यानी राजा का पुत्र न होने के अभाव में उस राज्य पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज होगा। इस पॉलिसी के तहत झांसी, नागपुर, उदयपुर, संतारा, बगैर, निज़ाम में जमींदारों की ज़मीन हड़पने के साथ मैसूर जैसे अन्य राज्यों पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कब्जा कर लिया। इससे परेशान होकर कई राज्यों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अपनी आवाज़ उठानी शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर अंग्रेज़ों ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र का अपमान किया और उन्हें बेइज्जत किया, जिसकी वजह से भारतीय मुस्लिम भी अंग्रेज़ों से बहुत नाराज़ हो गए। लॉर्ड कैनिंग ने ये घोषणा की कि भारत का अब कोई मुग़ल बादशाह नहीं होगा और बहादुर शाह जफ़र के जितने भी पुत्र हैं उनको केवल राजकुमार तक की ओहदा दिया जाएगा, उससे ज़्यादा उन्हें कुछ नहीं माना जाएगा। सिक्कों से मुग़ल बादशाह का नाम हटा दिया गया और डलहौजी ने लाल किले पर कब्जे करने की घोषणा कर दी। और दूसरी ओर भारतीय ज़मींदारों का अंग्रेज़ों ने भरपूर अपमान किया और उनकी ज़मीन हड़प ली। इस तरह देखते ही देखते जितने भी राजनीतिक लोग थे, प्रशासनिक लोग थे, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने को मजबूर हो गए थे। इकोनॉमिक रीज़न, आर्थिक कारण। अंग्रेज़ों का भारत पर राज करने का मुख्य उद्देश्य ही यही था कि भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण कैसे किया जाए। अंग्रेज़ जब से भारत आए थे वो भारतीयों को आर्थिक रूप से लूट रहे थे। भारतीयों की सेल्फ डिपेंडेंट विलेज इकोनॉमी को उन्होंने बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया था। उनका रेवेन्यू सिस्टम, कर सिस्टम इतना घटिया था कि उसको लेने के लिए वो अपनी सेना को भेजते थे, आर्मी को भेजते थे किसानों के घर पर, और मार पीट करके ज़बरदस्ती उनसे पैसे लेते थे, कर लेते थे। और अगर कोई किसान और समर्थक होता था अपने पैसे देने में तो उसकी ज़मीन हड़प ली जाती थी। अंग्रेज़ भारत से कच्चा माल लमसम ना के बराबर इतने कम पैसों में भारत से इंग्लैंड एक्सपोर्ट करते थे और वापस वही माल का मूसलिन, कॉटन और सिल्क के कपड़े बना के 71% एक्साइज ड्यूटी लगा के, कई गुना एक्साइज ड्यूटी लगा के वही भारतीयों को बेचते थे। और भारतीयों
पर बैन लगा रखा था कि कोई भी भारतीय भारत के अंदर फैक्ट्री नहीं बना सकता और भारत में कपड़ों का उत्पादन नहीं कर सकता। इस प्रकार अंग्रेज़ और अमीर होते गए और भारतीय और गरीब होते गए। इस प्रकार भारतीयों को अंग्रेज़ों ने आर्थिक रूप से बिल्कुल लूट लिया था और आर्थिक रूप से असमर्थक कर दिया था, पैरालाइज कर दिया था। सोशल रीजन, सामाजिक कारण। अंग्रेज हमेशा से ही भारतीयों के साथ सामाजिक रूप से भेदभाव करते थे। उनका भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार था। इंडियन कुड नॉट ट्रैवल इन फर्स्ट क्लास ऑफ ट्रेन, दे कुड नॉट मिक्स विद ब्रिटिश सोशली, देयर एंट्री वर रिस्ट्रिक्टेड इन क्लब एंड होटल। भारतीय ट्रेन के अंदर फर्स्ट क्लास में ट्रैवल नहीं कर सकते थे और ना ही अंग्रेज़ों के साथ सामाजिक रूप से मिल सकते थे और उनकी एंट्री मना थी होटल और क्लब्स में जो यूरोपियन द्वारा चलाई जाती थी। हम अंग्रेज़ों की मानसिकता इसी बात से समझ सकते हैं। ये आगरा के मैजिस्ट्रेट ने ये ऑर्डर दिया कि जितने भी भारतीय होंगे वो अंग्रेज़ों को सल्यूट मारेंगे, भले ही वो रोड पे क्यों ना चल रहे हो, और अगर कोई अंग्रेज़ रोड से पास हो रहा है तब तक हमें सिर झुका के रोड पे ही खड़ा रहना होगा। अंग्रेज़ हमेशा से भारतीयों के साथ सामाजिक रूप से भेदभाव करते थे और भारतीयों को नीचा दिखाते थे और वो भारतीयों को कलर्ड पर्सन कह के बुलाते थे और कभी भी वाइट पर्सन यानी अंग्रेज़ों के साथ मिलने नहीं देते थे। अब है रिलीजियस कॉजेज़, रिलीजियस रीज़न, धार्मिक कारण। ब्रिटिश सर्स ने एक नया लॉ पारित किया कि अगर कोई भी दूसरी जाति वाला हिंदू धर्म अपनाएगा तो उसकी सारी प्रॉपर्टी उससे छीन ली जाएगी और उसे प्रॉपर्टी से वंचित कर दिया जाएगा। परंतु अगर कोई भी हिंदू क्रिश्चियन धर्म अपनाता है तो उन्हें गवर्नमेंट एडेड जॉब, गवर्नमेंट फैसिलिटी और प्रॉपर्टी दी जाती थी। और बाय एक्ट ऑफ 1830 क्रिश्चियन मिशनरीज गॉट परमिशन टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इन इंडिया एंड स्कूल एंड मिलिट्री पोस्ट वर रिजर्व फॉर दिस पर्पज। तो हम इनकी मानसिकता इसी बात से समझ सकते हैं कि वो क्रिश्चियन धर्म कितना फैलाना चाहते थे और हिंदू धर्म को वो बिल्कुल ख़त्म करना चाहते थे। हिंदुस्तान में से वो इतने घटिया लोग थे। इस प्रकार सामाजिक और धार्मिक रूप से भारतीयों को अंग्रेज़ों ने प्रताड़ित किया। भारतीय कुछ भी सह सकते हैं परंतु अपने धर्म के बारे में बुरा हुआ नहीं देख सकते, बुरा होता हुआ नहीं देख सकते और सामाजिक रूप से अपने साथ भेदभाव नहीं होते हुए देख सके। मिलिट्री कॉजेज़, सैन्य कारण। भारतीय सोल्जर हैड ऑल्सो रिवॉल्टेड बिफोर 1857 इन बर्मा वाटर क्रॉस। बर्मा में समुद्र पार करते समय भी भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था। हिंदू रीति रिवाज और संस्कृति के अनुसार समुद्र पार करना एक बहुत बड़ा पाप होता था। जब ब्रिटिश आर्मी की अफ़गान वॉर में हार हो गई 1839 में 1839 में, तब लोगों का ये मिथ ख़त्म हो गया कि ब्रिटिशर्स अनडिफीटेड हैं और उनको कोई हरा नहीं सकता। अफ़गान में हार होने के बाद 1856 में इंडियन आर्मी में भारतीय सोल्जर्स को बढ़ाया गया और 2,33,000 भारतीय सोल्जर्स कर दिए गए। वहीं यूरोपियन सोल्जर्स केवल 45,322 थे। अब इंडियन आर्मी में भारतीय सोल्जर्स भी ज़्यादा थे, फिर भी अंग्रेज़ों ने भारतीय सोल्जर्स के साथ सैलरी के बेसिस पे, तनख्वाह के बेसिस पे, पावर के बेसिस पे, पोस्ट के बेसिस पे, प्रमोशन के आधार पर बहुत भेदभाव किया। उस समय भारतीय सैनिकों को केवल 9 रुपये प्रति माह तनख्वाह दी जाती थी, वहीं यूरोपियन सोल्जर्स को 60 से 70 रुपये, 60 to 70 रुपीज़ दिए जाते थे। वहीं भारतीय सोल्जर्स को अपर पोस्ट पे, आर्मी में ऊपरी स्तर पर कोई भी ओहदा नहीं दिया जाता था, सारे ओहदे यूरोपियन सोल्जर्स को ही दिए जाते थे और भारतीय सोल्जर्स का कभी प्रमोशन किया ही नहीं जाता था। वहीं यूरोपियन सोल्जर्स का हमेशा प्रमोशन होता था। ओनली स्पार्क वाज नीडेड विच वाज गिवन बाय ग्रीस कार्टिलेज। एक चिंगारी की आवश्यकता थी, वो ग्रीस कार्टिलेज ने दी, क्योंकि भारतीय सैनिक अंग्रेज़ों से बहुत परेशान आ चुके थे, अंग्रेज़ों से उब चुके थे, क्योंकि अंग्रेज़ों की मिलिट्री पॉलिसी के अनुसार भारतीयों के साथ हमेशा से भेदभाव होता था और भारतीय इससे परेशान हो गए। उन्होंने विद्रोह का रास्ता चुना। इमीडिएट कॉजेज़, तत्कालिक कारण। सन 1856 में सरकार ने ये फैसला लिया कि पुरानी ब्राउन बेस राइफ़ल को नई तकनीक की इनफील्ड राइफ़ल के साथ बदल देंगे। नई राइफ़ल की गोली की परत
को मुंह से खोलकर फिर गन और राइफल के अंदर डालकर फिर गोली चलानी थी। 1 जनवरी 1857 में पूरे बंगाल के अंदर ये खबर फैल गई कि इस नई राइफल की परत गाय और सूअर के मांस से बनी हुई थी। फिर क्या चाहिए था, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी और सूअर मुस्लिमों के लिए पवित्र थे। देखते ही देखते पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये खबर फैलने लग गई और हिंदुस्तान के जितने भी सैनिक थे उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। सबसे पहले मंगल पांडे ने विद्रोह किया 29 मार्च 1857। बरकपुर कंटेनमेंट के सोल्जर मंगल पांडे को उसके सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर ने ज़बरदस्ती गोली चलाने के लिए मजबूर किया और मंगल पांडे ने चलाने के लिए मना कर दिया। बाद में ज़बरदस्ती उसको करने पे मंगल पांडे ने उसी गोली को अपने ब्रिटिश ऑफिसर को सिर पर दे मारी और इसी के साथ मंगल पांडे ने क्रांति का आगाज़ किया। बाद में मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इसी के साथ मंगल पांडे हिंदुस्तान के पहले क्रांतिकारी बने। मंगल मस्ती में चूर चला, पहला बागी देखो मशहूर चला, गोरों की फौज को धूल चटाने देखो बलिया का सूरवीर चला। आज़ादी का झोला ओढ़ चला, मूंछों को एंड ताव से भरपूर चला, खूब लड़ा देश की आज़ादी के लिए, प्रथम आज़ादी का रंग पोत जला, देखो बलिया बागी सूरवीर चला, देखो बागी बलिया सूरवीर चला। मंगल पांडे के क्रांति का आगाज़ करते ही देश के कोने कोने में आज़ादी की आग जाग उठी और भारतीय सैनिकों ने सर्वप्रथम दिल्ली पे कब्जा करके बहादुर शाह जफर को अपना सिंबॉलिक लीडर बनाया और बहादुर शाह जफर से देश के कोने कोने में पत्र लिखवाए। अवध, कानपुर, झांसी, बिहार और अलग अलग राज्यों में, और बेगम हजरत महल, नाना साहेब और तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और ठाकुर कुशाल सिंह जाग उठे आज़ादी की लड़ाई के लिए। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। की टोली और नसों में इंकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे हमें रोको ना। दूर रह पाए जो हमसे, हम कहाँ मंजिल में है, सरफरोशी अब हम तो घर से ही थे निकले बांध कर सर पे कसम, जहाँ हथेली पर ये लोग बढ़ चले गए। ऐ शहीद मुल्क मिल्लत, मैं तेरी पर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा खैर की महफिल है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है और कितना बाजुए कातिल में है। हाथ जिनमें हो जुनून कटती नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। हर गोलों के मुँह हमने लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसे देखते ही देखते पूरे हिंदुस्तान के अंदर 1857 की क्रांति फैल गई। यूरोपियन इतिहासकारों ने ये बहुत कोशिश की कि 1857 की क्रांति को एकदम हुई क्रांति बताया जाए। मोस्ट ऑफ यूरोपियन हिस्टोरियंस हैव ट्राइड टू प्रूव रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 एज अ सडन आउटबर्स्ट, परंतु ये एक सोची समझी योजना थी जो कि अलग अलग मुखियों, अलग अलग नेताओं द्वारा देश के कोने कोने से बनाई गई थी। इसके मेन योजनाकार प्लांट नाना साहेब का था, जो कि बाजीराव की गोद में लिए गए पुत्र थे, अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव, और नाना साहेब के भाई बाला साहेब और वकील अजीमुल्ला के मेल झोल से बना गया एक योजना थी। इस योजना के अनुसार 31 मई 1857 को पूरे हिंदुस्तान में विद्रोह करना था, परंतु 29 मार्च 1857 को
विद्रोह हो गया। ग्रीस कार्टिलेज चर्बी की गोलियों की वजह से ये विद्रोह पहले ही हो गया और योजना के अनुसार न हो पाया। बरकपुर कंटेनमेंट के सैनिक मंगल पांडे ने राइफल चलाने से मना कर दिया और उन्होंने ये क्रांति का आगाज़ किया। मेरठ में 85 सैनिकों ने राइफल यूज़ करने से मना कर दिया तो उन्हें जेल में डाल दिया गया और 10 मई 1857 में दूसरे सैनिकों ने उन्हें छुड़ाकर दिल्ली की ओर कूच की और नारा दिया, मार्च टू दिल्ली। दिल्ली 12 मई को दिल्ली पर भारतीय सैनिकों ने कब्जा कर दिया और बहादुर शाह जफर को अपना सिंबॉलिक लीडर बनाया और दिल्ली पर शासन ही हिंदुस्तान पर शासन का चिन्ह था। और दिल्ली के बाद बहादुर शाह जफर से अलग अलग राजाओं और राजघरानों को संदेश लिखवाकर लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, बनारस, झांसी जैसे अलग अलग राज्यों पर संदेश भिजवा दिए गए और राजाओं को तैयार किया। लॉर्ड कैनिंग ने रिवॉल्ट शुरू होते ही दबाने के प्रयास किए परंतु इसको दबा न पाया। भारतीय राजाओं और नेताओं के बीच तालमेल की कमी होने के कारण अंग्रेज़ों ने केवल 5 दिन पर दिल्ली पर वापस कब्जा कर दिया। दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर को जेल में डाल दिया गया क्योंकि वो बहुत ही कमज़ोर शासक था। बहादुर शाह जफर बहुत ही दुर्बल राजा थे। दिल्ली पर अंग्रेज़ों के कब्जे के बाद बहादुर शाह जफर को जेल में डाल दिया गया और उनकी मौत 1862 में हो गई। दिल्ली के बाद अब चलो झांसी के मैदानों में। जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई बड़ी मैदानों में, लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ बंद आसमानों में, अरे जख्मी होकर वॉकर भागा उसे अजब हैरानी थी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने मोर्चा संभाला। जून 1857 की शुरुआत में ही सैनिकों ने झांसी में विद्रोह कर दिया था। ह्यूग रोज ने झांसी पर वापस कब्जा कर लिया था और सैनिकों को दबा दिया था। रानी की हार के बाद रानी कल्बी जा पहुंची और ग्वालियर पर कब्जा कर दिया। काफ़ी समय तक ग्वालियर पर कब्जा रहा और ग्वालियर पे विजय का सबसे बड़ा श्रेय तात्या टोपे को जाता है। परंतु बाद में जून 1858 में अंग्रेज़ों ने ग्वालियर पर हमला कर दिया और रानी लक्ष्मीबाई को निर्ममता से मारा। रानी ने इस युद्ध में अपना जीवन बलिदान कर दिया और वो शहीद हो गई। खूब लड़ी वो मर्दानों वाली, वो तो झांसी वाली रानी थी। गाना और मंगरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे यूरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। रानी बेगम हज़रत महल ने अवध लखनऊ में मोर्चा संभाला। 4 जून को बेगम हज़रत महल ने अपने पुत्र जो नाबालिग था उसको अवध का नवाब बना दिया गया। जमींदार और किसानों की मदद से बेगम हज़रत महल काफ़ी सक्षम रही वहाँ से अंग्रेज़ों को भगाने में। परंतु अंत में जाके सर कॉलिन कॉम्बेल ने गोरखा रेजिमेंट की मदद से लखनऊ पर वापस कब्जा कर दिया और बेगम हज़रत महल की वहाँ हार हो गई। वहीं कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे ने मोर्चा संभाला। नाना साहेब 1857 की क्रांति के सबसे बड़े और सबसे मुख्य नेता थे 1857 की क्रांति के। 5 जून 1857 को अपने सेनापति तात्या टोपे की मदद से कानपुर पर नाना साहेब ने अपना कब्जा कर दिया। परंतु कुछ समय बाद ब्रिटिश वापस कानपुर पर कब्जा कर दिया सर कॉलिन कैम्बल की लीडरशिप में। तात्या टोपे वहाँ से भागने में सफल रहे और उसके बाद वो झांसी चले गए थे। कानपुर में नाना साहेब की हार हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं बिहार की ओर।
ठाकुर कुंवर सिंह जो जगदीशपुर के जमींदार थे, वो 80 वर्ष के वृद्ध और बहादुर क्षत्रिय योद्धा थे। उन्होंने बिहार में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उन्होंने अपने इलाके एरा को छुड़ा दिया और वहाँ पर मिलमैन को हराकर वहाँ पर कब्जा कर दिया। कुछ समय बाद 26 अप्रैल 1858 में उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ युद्ध लड़ा और वो हार गए। ऐसे देखते ही देखते पूरे हिंदुस्तान में 1857 की क्रांति को अंग्रेज़ों ने दबा दिया और अपना वापस शासन शुरू कर दिया। अब हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति क्यों असफल रही, व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड द फेलियर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। क्योंकि हमारी सेना अंग्रेज़ों के मुकाबले 7 गुना हमारे भारतीय सैनिक ज़्यादा थे, साथ ही साथ भारतीय लोगों का सपोर्ट था, उनका समर्थन था, फिर भी हम अंग्रेज़ों से कैसे हार गए और अंग्रेज़ों ने हमें कैसे हरा दिया। तो उन्हीं कारणों की हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कारण है एब्सेंस ऑफ एबल एंड एफिशिएंट लीडर। हमारे पास कोई अच्छा मुखिया नहीं था, कोई अच्छा नेता नहीं था जो सबको लीड कर सके। भारतीय सैनिकों ने बहादुर शाह जफ़र को अपना सिंबॉलिक लीडर माना, परंतु बहादुर शाह जफ़र एक अत्यंत कमज़ोर शासक था, एक बूढ़ा शासक था जो कि क्रांति को ना चला पाया। दूसरी ओर नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, हज़रत महल, ठाकुर कुंवर सिंह, बख्त खां और अजीमुल्ला जैसे नेता थे, लीडर थे, शासक थे। वो एक से एक बड़े शासक थे। तो सैनिकों को बहुत मुश्किल हुई कि किनको अपना लीडर माने और किनको अपना मुखिया माने। इस तरह से कोई अच्छा सा लीडर ना मिल पाया। अब दूसरा कारण है प्रीपोनमेंट ऑफ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन की जो तारीख फिक्स थी, जो डेट फिक्स थी 31 मई 1857, उस तारीख को वो रिवॉल्यूशन ना हो पाया। उससे ही कई दिन 20 दिन पहले 10 मई 1857 को मेरठ में हो गया। वो भी ग्रीस कार्टिलेज की वजह से मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया, जिसकी वजह से पूरे देश के अंदर सही समय पर रिवॉल्यूशन ना हो पाया। हर भाग में देश के अलग अलग समय रिवॉल्यूशन हुआ, तो अंग्रेज़ों ने अलग अलग जाके उस रिवॉल्यूशन को दबा दिया। अगर पूरे देश में रिवॉल्यूशन एक समय होता तो अंग्रेज़ उसको दबाने में सक्षम ना रहते, परंतु अलग अलग समय होने के कारण देश के अलग अलग राजा और बट गए क्रांतिकारी। अब तीसरा कारण है नॉन कोऑपरेशन बिटवीन प्रिंसली स्टेट। ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट्स अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे और जो कुछ बचे खुचे प्रिंसली स्टेट्स थे, जो राजा थे, वो उनके बीच तालमेल न होने के कारण रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 1857 की क्रांति सफल ना हो पाई। अगला कारण है अपैथी ऑफ जमींदार एंड एजुकेशन क्लासेस। जमींदार और एजुकेशन क्लासेस ने भी इस रिवॉल्यूशन का साथ नहीं दिया। अगला कारण है लिमिटेड मीन्स। हमारे पास कोई संसाधन नहीं था, गिने चुने संसाधन थे। वहीं अंग्रेज़ों के पास एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार थे, उनके पास तोपें थी, उनके पास गन थी। वहीं भारतीय सैनिकों के पास और भारतीय शासकों के पास कोई अच्छे हथियार नहीं थे और ना ही एबल लीडरशिप थी उन सैनिकों की। सब सैनिक एक समान थे, उनका कोई अच्छा लीडर नहीं था। फिर एक अगला कारण है लैक ऑफ डेफिनाइट आइडियल। ना हमारे पास कोई अच्छा आइडियल था, ना हमारे पास कोई अच्छा आइडिया था जिसको देख के सारे सैनिक काम कर सके, सारे शासक काम कर सकें। फिर है फेवरेबल कंडीशन फॉर ब्रिटिशर्स। 1857 अंग्रेज़ों के लिए बहुत फेवरेबल ईयर था, बहुत अच्छा साल था, क्योंकि 1857 में ही अंग्रेजी सैनिक, ब्रिटिश सोल्जर्स भारत पहुंचे थे क्रेमा और चाइना का युद्ध लड़के, जो कि 3 लाख और 10,000 अंग्रेज सैनिक थे, इसलिए भारतीय सफल ना हो। चलिए अब जाते जाते फटाफट हम नज़र डाल देते हैं कि 1857 की क्रांति के क्या रिजल्ट रहे, 1857 की क्रांति के बाद क्या बदलाव आए। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव था एंड ऑफ कंपनीज रूल। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल भारत पे नहीं रहा, अब डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन भारत पे रूल करता था क्वीन विक्टोरिया के तहत। दूसरा है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी। आर्मी में अभी किसी भी क्षेत्र के एक साथ बहुत सारे सैनिक नहीं रखे जाते थे, सैनिकों को बांट दिया गया था। चेंज इन पॉलिसी टुवर्ड भारतीय रूलर। भारतीय शासकों को खुश रखा जाता था और उन्हें पेंशन भी बढ़ा दी गई थी। फिर एक्सपेंशन ऑफ डिवाइड एंड रूल। भारतीयों को वो ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड करके रखा था ताकि वो रूल कर सकें, वो शासक कर सकें। भारतीयों को कभी उन्होंने एक नहीं होने दिया।
सबसे अंत में मैं ये बदलाव हुआ कि 1857 की क्रांति के बाद जितने भी मूवमेंट्स हुए वो सब नेशनल लेवल पे हुए, पूरे देश में एक साथ सारे मूवमेंट हुए, सारे रिवॉल्ट्स हुए। आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च लगती है, बहुत काम लगता है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।